देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको कूलाम लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ों को बता दिया था, थ्योरीज़ क्या होती है, उसकी लिमिटेशंस क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि कूलाम लॉ से रिलेटेड एनसीईआरटी जो लिखती है उसके बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। हम जितनी बातें पुरानी वीडियो में आपको कूलाम लॉ से रिलेटेड बताए थे उतनी ही मतलब पार्ट को हम एनसीईआरटी जो लिखती है उसको कवर कराएंगे। हम एनसीईआरटी में जो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है या जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का जो पूरा एक पोर्शन है उसको हम इस वीडियो में छोड़ देंगे। हम सिर्फ इसमें कूलाम लॉ का जो मैग्नीट्यूड है उससे रिलेटेड बातों को आपको बताएंगे और जो हमारे पास 4-5 क्वेश्चंस हैं उसको करवाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसलिए आज की वीडियो में आप लोग क्या करिए, बने रहिए। देखिए, कूलाम लॉ होता क्या है कि जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में अपने देखा कि पिछली वीडियो में कि जो मान के चलिए दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं या लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी हैं। अगर ऐसे चार्जेस हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर आर दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो कितना होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ये जो फोर्स होता है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, इन दोनों चार्जों के जो मल्टीप्लाई का मैग्नीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं इस बात पर डिपेंड करता है। तो अब देखिए एन स्टेटमेंट के बारे में कूलाम लॉ से रिलेटेड एनसीईआरटी क्या कहती है। देखिए, कूलाम्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। सबसे पहली बात, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट किसे कहा जाता है, तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें क्या हो, फार्मूला हो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो स्टेटमेंट का, उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे मान के चलिए F इज इक्वल टू एम में, ये क्या है, ये भी एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। या मैं कहूँ कि P इज इक्वल टू एम बी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये सब क्या हो गए, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हो गए। जितने भी फार्मूले होते हैं फिजिक्स में वो कैसे होते हैं, वो सब क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी क्या कहते हैं कि कूलाम्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। सही बात है, क्योंकि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्जों के बीच में, ये पॉइंट चार्ज हो गया, एक ये पॉइंट चार्ज हो गया। तो इन दो पॉइंट चार्जों के बीच में क्या होता है, जो फोर्स होता है उसी का क्या कहते हैं, अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। किसका, कूलाम लॉ का। कूलाम लॉ किसके बारे में बताता है, दो चार्जों के बीच में जो फोर्स होता है उसी के बारे में क्या करता है, बताता है। हमने पिछली वीडियो में आपको पॉइंट चार्ज के बारे में बताया था, तो पॉइंट चार्ज के बारे में थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं या थोड़ी सी याद करने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो देखिए, पॉइंट चार्ज क्या होता है कि मान के चलिए कोई बहुत छोटा पॉइंट चार्ज है। इस चार्ज में क्या होगा कि इसका साइज़ हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसका साइज़ मतलब इतना छोटा है इसका साइज़ कि ना के बराबर है, तो इसका साइज़ नेग्लिजिबल हो गया। इस पर जो चार्ज जो होता है, मान के चलिए कोई एम मास है, इसका मास हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसका साइज बहुत छोटा है। इस पर जो चार्ज है वो कितना है, वो चार्ज जो है वो पूरा बॉडी में ना फैल करके कहीं एक जगह पे कंसंट्रेट है, एक जगह पे इकट्ठा है। तो ऐसे जो मतलब चार्ज बॉडी होते हैं उनको पॉइंट चार्ज कहा जाता है। इसको अगर और एक बात और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि जो कूलाम लॉ होता है वो इन्हीं पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लाई होता है, ये बड़े चार्ज के लिए अप्लाई नहीं होता है। मान के चलिए कोई 10 किलो का एक 10 किलोग्राम का मास का कोई एक बॉडी है, उस पर चार्ज है 1 कूलाम, और वो दोनों एक दूसरे से मान के चलिए 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इस पर जब आप कूलाम लॉ लगाएंगे तो आपको कूलाम लॉ का सही रिजल्ट या सही फोर्स जो होगा वो नहीं निकल के आएगा, वो मतलब उसमें एरर आएगी आपको। तो कूलाम लॉ जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि कूलाम लॉ का जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, पहली बात जो कूलाम लॉ के पैराग्राफ में लिखी गई है वो यही लिखी गई है, सबसे मतलब हाईलाइट करके इस पॉइंट को लिखा गया है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ये दो पॉइंट चार्जों के लिए ही अप्लाई होता है, ना कि स्टैंडर्ड चार्ज या बड़े चार्ज के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो पॉइंट चार्ज होते हैं उसका साइज नेग्लिजिबल होता है, चार्ज भी छोटा, चार्ज कहीं एक जगह पे इकट्ठा होता है। अब आगे क्या कहता है एनसीईआरटी कि व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी, हमने पिछली पुरानी वीडियो में आपको लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी शायद बताया था, अगर नहीं बताया था तो देखिए, लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी होता क्या है कि दो चार्ज बॉडी हों, कितने भी बड़े हों, अगर एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखे हों, मान के चलिए r बराबर 3 किलोमीटर, एक दूसरे से 3 किलोमीटर की दूरी पर रखे हों, तब ये कुछ बड़े भी हो सकते हैं, मान के चलिए स्फेयर हो सकते हैं या डिस्क हो सकते हैं, थोड़े से बड़े हो सकते हैं जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो। तब जब हम यहाँ से खड़े होकर एक चार्ज के ऊपर से खड़े होकर दूसरे चार्ज को जब हम देखेंगे तो हमें ये चार्ज कैसा दिखाई देगा, हमें ये चार्ज पॉइंट चार्ज की तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि मान के चलिए आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप खड़े हो जाएं एफिल टावर पे, वहाँ से जब आप नीचे देखेंगे
तो आपको लोग के बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे, या बहुत ऊंची बिल्डिंग पे आप खड़े होकर जब देखते हैं नीचे की तरफ, तो वहाँ पे लोग क्या छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो पॉइंट की तरीके से दिखाई देने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस चार्ज पर खड़े हो जाएं और इस चार्ज को देखें तो ये कैसा दिखाई देगा, हमें पॉइंट चार्ज की तरीके से क्या होगा, दिखाई देगा। तो बहुत बड़ा जो चार्ज होता है, बहुत बड़ा बॉडी जो हो उस पर चार्ज हो, अगर वो एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखे हों तो वो कैसे क्या कहलाते हैं, पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। इनके बीच में भी कूलाम लॉ अप्लाई हो सकता है। तो आगे एनसीईआरटी यही लिखती है कि व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी, यानी दो बॉडी बड़े बड़े हों, उन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हों एक दूसरे से बहुत दूरी पर हों, तो वो क्या कहलाएंगे, लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी। आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी के बारे में एनसीईआरटी भी लिखती है कि मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन देम। दो चार्ज रखे हुए हैं, उनका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। किसके कंपैरिजन में, उनके डिस्टेंस, सेपरेटिंग डिस्टेंस, जितनी दूरी पर वो रखे हैं उतनी दूरी के सेपरेशन में अगर हम देखें तो उनका डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, सेपरेशन उनका ज़्यादा होता है और उनकी साइज जो होती है वो छोटी होती है। इस लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी, ये होते नहीं है पॉइंट चार्ज, ये बड़े बड़े होते हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखे होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते, ये क्या होता, मतलब लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी कहलाते हैं। और ये पॉइंट चार्ज की तरीके से इनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट एज पॉइंट चार्ज, इनको हम पॉइंट चार्ज की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो आगे क्या कहता है, वैसे कि ये पैराग्राफ कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बस मैं समझाने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, एक अलग सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आगे कूलाम लॉ क्या कहता है कि कूलाम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड फाउंड दैट। कूलाम ने क्या किया था कि 2 पॉइंट चार्जों के बीच में जो क्या कहते हैं फोर्स नापा था, और मतलब फोर्स को जो किया था वो देखा था, मेजर किया था। उन्होंने क्या पाया था, इट वेरीड यूनिवर्सली, ये बदलता है यूनिवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। ये क्या होता है कि चार्जों के जो क्या कहते हैं डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या उसके स्क्वायर के यूनिवर्सली क्या होता है, वेरी करता है। यानी चार्ज अगर आप फोर्स को क्या करें, बढ़ाएंगे तो क्या करें, अगर उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उसका चार्ज क्या हो जाए, उसका फोर्स क्या हो जाएगा, उन दोनों चार्जों के बीच में घटेगा। तो पहली बात तो उन्होंने ये देखा। दूसरी बात उन्होंने क्या देखा था, एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेज। तो दूसरी बात उन्होंने ये देखी थी कि जो फोर्स होता है इन दोनों चार्जों के बीच में, वो इन चार्जों के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी उनके चार्जों के बीच का मैग्नीट्यूड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स का एक रेशियो मिल जाएगा। यानी अगर हम प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स क्या मिलेगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम उनके बीच के मान के चले, पहले हमारे पास 3 कूलाम था, अब हमारे 3 कूलाम, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड था, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 कूलाम था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो मान के चलिए पहले 3 कूलाम था, अब 2 कूलाम कर दिया, पहले 4 कूलाम था, अब इसे 3 कूलाम कर दिए, तब क्या हो जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा, ये पहले बढ़ाए थे तो फोर्स बढ़ गया था, अब इसके मैग्नीट्यूड को घटा दिया और उन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो फोर्स भी क्या हो गया, घट गया। तो कूलाम ने 2 चीज़ों को देखा था। पहली कि इनके बीच में जो क्या कहते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज़ कूलाम ने जो देखा था वो ये देखा था कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स इनके प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तीसरी चीज़ उन्होंने जो देखी थी वो ये देखी थी कि द फोर्स एक्टेड अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज। और तीसरी चीज़ उन्होंने जो देखी थी वो ये देखी थी, ये 2 मान के चलिए 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो किधर की तरफ लगाएगा, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो किसकी तरफ फोर्स लगाएगा। तो मान के चलिए दोनों का नेचर सेम है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो किस तरफ रिपेल करेंगे, ये कुछ फोर्स से इसको रिपेल करेगा बाहर की ओर और ये कुछ फोर्स से इसको रिपेल करेगा बाहर की ओर। तो ये इसके बारे में कूलाम ने बताया था कि जो दोनों चार्ज हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के गुलाम ने बताया था कि इन 2 चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स इन दोनों चार्जों को जो जोड़ने वाली रेखा है या लाइन है उस लाइन के ही अक्रॉस लगेगा। यानी मान के चलिए कि ये जो चार्ज है इस चार्ज को इस लाइन से जोड़ रहा है, ये लाइन जो है इस लाइन में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो फोर्स भी क्या करेगा, ये इसी के अलॉन्ग इसको ढकेलेगा। मान के चलिए ये जो फोर्स लगा रहा है इस पर, ये बाहर की ओर लगा रहा है, ये क्या करेगा, ये भी फोर्स क्या करेगा, बाहर की ओर लगाएगा। अब देखेंगे हम एक लाइन खींचे तो ये दोनों चार्ज जो हो रहे हैं वो एक लाइन में आ रहे हैं,
उसी लाइन को क्या कहा जाता है, लाइन ज्वाइनिंग। तो जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग के क्या होता है, एक्रॉस होता है। ये जो फोर्स होता है वो लाइन ज्वाइनिंग के एक्रॉस यानी लाइन ज्वाइनिंग की तरफ ही होता है। ये नहीं कि ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस तरफ भाग जाएगा, या ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस तरफ भाग के आएगा, इस तरफ भाग के जाएगा, नहीं। ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इसको बाहर की तरफ और कैसा खींचेगा, लाइन ज्वाइनिंग, जो एक दूसरे चार्जों को एक दूसरे से जोड़ रही है उस लाइन के अक्रॉस ही ये बाहर की ओर जाएगा। ये इस पे फोर्स लगाएगा तो बाहर की जाएगी और जाएगी, और ये इस पे जो फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगी, बाहर की ओर लगाएगी। तो कूलाम का जो फाइनल रिजल्ट, अगर हम कूलाम लॉ का जो फाइनल रिजल्ट देखें तो वो कुछ इस तरीके से आता है कि कूलाम ने दो चार्जों के बीच में क्या किया था, फोर्स नापा था, फोर्स को मेजर किया था। उस फोर्स में उन्होंने देखा था कि ये फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और दूसरी चीज़ ये जो चार्ज होती है उन दोनों के मैग्नीट्यूड की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर उन्होंने क्या किया था, इन दोनों चार्जों का क्या किया था, इन दोनों को कंबाइन करके एक फार्मूला बनाया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के यहाँ क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में, उसमें भी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इस कुल मिला के कहने का मतलब है कि कूलाम ने जो तीन बातें मतलब अपने उससे निकाली थी एक्सपेरिमेंट से, उन एक्सपेरिमेंट को हमने क्या कर दिया, एक कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, कूलाम का लॉ मिल गया। कूलाम का लॉ मिल गया। और कूलाम का लॉ क्या कहता है कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड कर 10 इफ़ 2 पॉइंट चार्ज, मान के लिए 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 हैं, आर सेपरेटेड बाई आर डिस्टेंस रखे हुए हैं दूरी पर, इन वैक्यूम, मीडियम क्या है इनका, वैक्यूम। तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। इसको अगर हम आप लोग अपने एनसीईआरटी में क्या करिए, बॉक्स में पैक कर लीजिए, यही क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए आगे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, हाउ डिड कूलाम अराइव एट दिस लॉ फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। कूलाम लॉ अपने इस फार्मूले पर कैसे पहुंचे एक्सपेरिमेंट के जरिए, अगर ये जानना है आपको तो ये सारी चीज़ें पढ़िए। वैसे मेरे हिसाब से तो इन सब चीज़ों के बारे में कभी कोई एग्ज़ाम, ना तो बोर्ड, ना तो जेईई, ना नीट, ना कोई कम्पिटिटिव एग्जाम इस के बारे में पूछती है, तो आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हैं। वैसे मैं बता दूं इसके बारे में, उन्होंने सबसे पहले जो मतलब डिवाइस का इस्तेमाल किया था इसको बनाने के लिए, उस डिवाइस का नाम टॉर्सन बैलेंस था। ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। टॉर्सन बैलेंस के बारे में एनसीईआरटी में यहाँ दिखाती है कि बाद में जो एक क्या कहते हैं, हेनरी कैनवर्डिस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इसका इस्तेमाल किया था, किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने में दो पॉइंट मासों के बीच में। तो टॉर्सन बैलेंस को इन्होंने ही क्या किया था, इजाद किया था, यानी सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था। ये इनकी अपनी क्या कहते हैं, जीवन गाथा है। इसके बारे में भी कोई ज़रूरी नहीं है पढ़िए या ना पढ़िए, ये एक चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि 1785 में इन्होंने क्या किया था, इनवर्स स्क्वायर लॉ के रिलेशन को इसको बताया था, सारी चीज़ों को। तो ये आप छोड़ सकते हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि आप कैसे, इन्होंने क्या क्या किया था, प्रोसेस किया था, डिस्टेंस को कई बार मेजर किया था, पहले R पे रखकर, फिर 2R पे रख के, फिर 13R पे रखकर उन्होंने रिजल्ट देखा था। फिर उसके बाद में एक चार्ज लिए थे, उस चार्ज एक नेगेटिव चार्ज था। सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वैसे कोई फ़ायदा है नहीं, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। आगे उन्होंने क्या किया था, कूलाम्स लॉ सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट बाद, ये सारी चीज़ें बाद में मैं सब एटॉमिक लेवल पर ये कूलाम्स लॉ क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो ये भी पढ़ने की कोई चीज़ है नहीं, ज़्यादातर ये सब थोड़ी फालतू की चीज़ लिखी हैं। अगर हम बात करें अगले पैराग्राफ में, तो अगला पैराग्राफ क्या कहता है कि कूलाम्स डिस्कवर हिज लॉ विदाउट नोइंग द एक्सप्लिसिट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वो मैग्नीट्यूड के मतलब चार्जों के मैग्नीट्यूड का जो बंटवारा होता है, यानी एक अगर चार्ज वाला हम कोई बॉडी ले लें, एक मतलब जिस पे अनचार्ज बॉडी ले लें, इसको कांटेक्ट में लाएं, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, हाफ हो जाएगा। ये अपना चार्ज क्या करेगा, इस आधा चार्ज इसको दे देगा, आधा ये चार्ज ले लेगा, यानी दोनों में चार्ज का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो ये एक्सप्लिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, बट जाता है। ये सारी चीज़ें कूलाम नहीं जानते थे। आगे क्या लिखा है, आगे थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, के का जो यूनिट लिखा गया है। हमने पुरानी वीडियो में अपने के की यूनिट और एप्सिलॉन की यूनिट और उसका मान हर मीडियम में अलग अलग क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। के की यूनिट जो होती है, हम ये बताना भूल गए थे कि के की यूनिट जो वैक्यूम में होती है वो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। ये वैक्यूम में होता है। अगर हम मान के चलिए, हमारे पास सवाल दिया गया है कि दो चार्जेज हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दो चार्जेज हैं, एक है 1 कूलाम, दूसरा है 2 कूलाम, एक दूसरे से मान के चलिए R बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो इनके बीच में ऐसा होता नहीं है, ये माइक्रो कूलाम मान के, 1 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम, इन दोनों से
आर बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, प्लेट मतलब रखे हुए हैं, तो इनके बीच में कूलाम फोर्स बताइए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए। तो आप क्या करेंगे, के की वैल्यू यहाँ पे जो लेंगे, क्योंकि के की कोई वैल्यू दिया नहीं है इसलिए हम के की वैल्यू क्या मानेंगे, वैक्यूम। अब वैक्यूम मानेंगे तो वैक्यूम में कितना होता है 9.9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर होता है। अब अगर हमें मान के चलिए के की वैल्यू नहीं दिया गया है, अब साइलान की वैल्यू दिया गया है वैक्यूम में, तो अब साइलान की वैल्यू जो वैक्यूम में होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये जो इसका यूनिट होता है वो एक दूसरे के उल्टा क्यों होता है, इसके लिए हमने पुरानी वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा सा मतलब वॉइस क्लियर नहीं है। अगर थोड़ी सी मेहरबानी करें तो एडजस्ट कर सकते हैं उस पर और थोड़ा सा देख लें वो वाली वीडियो, तो ये थोड़ी सी और आसानी से समझ में आएगी इसमें, क्योंकि हम एनसीईआरटी का सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वैक्यूम में जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन को कहा क्या जाता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहा जाता है। वैक्यूम में इसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है और के की वैल्यू वैक्यूम में क्या होती है 9 पॉइंट इंटू के। एप्सिलॉन की वैल्यू से ही के की वैल्यू डिसाइड होती है, यानी इस वैल्यू से ही इसकी वैल्यू क्या होती है, डिसाइड। यहाँ पे एक बात लिखी गई है, अगले पैराग्राफ में एक बात लिखी गई है कि 1 कूलाम इज एविडेंटली टू बिग अ यूनिट टू बी यूज्ड। यानी हमने देखा कि अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टी में जाएं तो हम एक चीज़ देखते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी में देखते हैं कि जो चार्ज का जो यूनिट होता है वो एक कूलाम क्या होता है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। इससे छोटा क्या होता है, माइक्रो कूलाम। इससे छोटा क्या होता है, इससे छोटा मिली कूलाम होता है, उससे छोटा माइक्रो कूलाम होता है। मिली कूलाम किसको कहा जाता है, 1 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 3 -3 कूलाम को क्या कहा जाता है, माइक्रो कूलाम कहा, मिली कूलाम कहा जाता है। और माइक्रो कूलाम किसे कहा जाता है, 1 की पावर 10 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम को क्या कहा जाता है, माइक्रो कूलाम। तो जनरली जो होता है वो मतलब एक्सपेरिमेंटली जो यूज किया जाता है वो माइक्रो कूलाम मिली कूलाम इस्तेमाल किया जाता है। एक कूलाम बहुत बड़ा फोर्स हो गया। ये क्या लिखा है, इज एविडेंटली टू बिग अ यूनिट टू बी यूज्ड इन प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस की लाइफ में क्या होती है कि एक कूलाम बहुत बड़ी चार्जेज होगी। 1 यूज स्मॉलर लाइक 1 मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम कैसे कहा जाता है, 1 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम को 1 मिली कूलाम कहा जाता है। और 1 माइक्रो कूलाम, एक माइक्रो कूलाम कैसे कहा जाता है, 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम को 1 माइक्रो कूलाम कहा जाता है। अब द कांस्टेंट के इन इक्वेशन, इस वाले में मतलब कांस्टेंट जो के है वो इक्वेशन जो एनसीईआरटी में जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 1.1 में जो के की वैल्यू है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है वो, एप्सिलॉन नॉट क्या है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो फ्री स्पेस में है। अगर हम नॉर्मली एप्सिलॉन का इस्तेमाल करते हैं तो इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहा जाता है। ये किसी भी मीडियम की हो सकती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन का अगर इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली तो ये किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हो सकती है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट वहीं पे लगा देते हैं तो ये हो जाती है वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसकी मान हम लोगों ने क्या, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन स्क्वायर। अब यहाँ पे के की वैल्यू दी गई है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये वैक्यूम का के का मान दिया गया है। अब यहाँ पे हम चाहे तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 रख करके हम क्या करें, के की वैल्यू निकाल लें 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। फिर क्या होगा, फॉर लेटर कन्विंस सो दैट द कूलाम्स लॉ इज रिटन। अब ये इसके कहने का मतलब ये है कि जो कूलाम लॉ हम F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर लिखे हैं, इसको इसमें अगर हम के का मान क्या रख दें, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दें। अगर हम फ्री स्पेस के लिए रख रहे हैं या वैक्यूम के लिए रख रहे हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या, यहाँ पे एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये नॉर्मल, ये जनरल हो गया, किसी भी मीडियम के लिए लगा सकते हैं, बस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू आप अपने हिसाब से रखेंगे जो होती है उसकी वैल्यू। अब अगर फ्री स्पेस के लिए रखना है या निकालना है फ्री स्पेस के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो गया फ्री स्पेस के लिए फोर्स।
अब क्या करेंगे, यहाँ तक कूलाम लॉ का से जो हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो निकालते हैं, उस फोर्स का हम मैग्नीट्यूड सिर्फ बता सकते हैं कि अगर दो चार्जेस मान के चलिए कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके बीच में जो लग रहा है फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। डायरेक्शन बताने के लिए हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, तो वहाँ से हम वेक्टर फॉर्म जब पढ़ेंगे तो कुछ इसका हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी में इन सब चीज़ों के होने का क्या मतलब है, और फिर यहाँ तक हम कूलाम लॉ को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अगली वाली जो वीडियो होगी हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रिलेटिव परमिटिविटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आइए हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन जो हमारे पास हैं जो अच्छे हैं। तो देखिए, कूलाम लॉ से रिलेटेड जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया है कि यहाँ पे लिख लिया है, ताकि हमारा टाइम क्या हो जाए, बच जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है दो चार्जों के बीच में। पहला क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या है, पहले वो फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। दो हमारे पास दो स्मॉल स्फीयर चार्ज हैं जिनके बीच में क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है, जो हैविंग चार्जेस आर 2 × 10⁻⁷ कूलाम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलाम। यानी हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो स्मॉल स्फीयर वाले चार्जेस हैं, Q1 जिसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁷, यानी पहले वाले चार्ज का जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और दूसरे वाले चार्ज की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब क्या करना है, ये कितने दूरी पर रखे हैं, आर यानी जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसको अगर हम क्या करें, ये साइज में यूनिट में अगर कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, 30 को हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 30/100, 1 0 से 1 0 को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब ये हमारे पास बच जाएगा, या इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 मीटर। ये क्या हो गया कि हमारे पास पहला चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज। अब देखिए यहाँ पे क्या मीडियम क्या दिया गया है, वैक्यूम। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये सॉल्यूशन है, के की वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या होती है, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। अब क्या करिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम कूलाम्स लॉ, कूलाम लॉ से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे इन दोनों चार्जों के बीच में। F = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और Q1 की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻⁷, और फिर क्या रहेगा, Q2 की वैल्यू क्या रहेगी, 3 × 10⁻⁷ कूलाम अपान, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 × 10⁻⁻1, इसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। तो F = यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और 2 × 3 हो जाएगा 6, इंटू ये दोनों ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, तो -7 = -14 अपान 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और -10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻2। 9 से 9 गया, हमारे पास जो फोर्स आया वो कितना आया, 6 × 10⁻, ये देखिए ये ऊपर जाएगा तो 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 में -14 जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास -3। तो वो ये हमारे पास क्या आ गया, इतना न्यूटन फोर्स। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्या है, पहला क्वेश्चन। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो फोर्स आया वो दोनों चार्जों के बीच में वो कितना आया, 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये क्या हमारा हो गया हमारा आंसर। अब देखिए, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 3 × 10⁻² माइक्रोकूलाम एंड 4 × 10⁻³ माइक्रोकूलाम
प्लेस्ड एट 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर अपार्ट इन मेटल। हमारे पास जो मीडियम रखा गया है लास्ट में वो मेटल बताया गया है। क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे। आप लोग हम क्या करें, मैं जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको कराने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके करने की खुद कोशिश कीजिए। पे सेम हमने ऊपर की तरीके से क्वेश्चन रखा है, बस हमने क्या कर दिया है, मीडियम को बदल दिया है। हमें फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर के बीच में निकालना है जिनके पास चार्जेस हैं 3 इंटू 10⁻² कूलाम और 4 इंटू 10⁻⁵ माइक्रो कूलाम, जो कि जिनके बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर है, एक दूसरे से रखे हैं। मेटल में क्या है, इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है, मेटल है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, Q1 क्या रहेगा 3 इंटू 10⁻² माइक्रो कूलाम और Q2 क्या रहेगा हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁵ माइक्रो कूलाम। याद रखिए एक कूलाम में एक थोड़ी सी हम क्या करते हैं नोट, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इस माइक्रो कूलाम को अगर हम इस यूनिट में चेंज करना चाहें, कूलाम में चेंज करना चाहें, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको बाद में भी हम क्या कर लेंगे, उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेटल है, मेटल में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉरी डिस्टेंस है। अब इसमें के की वैल्यू हम क्या रखेंगे, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल में के की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों राइट, क्यों 0 होती है, क्योंकि हमें पता है कि के का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन किसके लिए, मेटल के लिए इन्फिनाइट होती है। तो जब यहाँ पे हम इन्फिनाइट को पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब के की वैल्यू 0 होगी तो हम देखिए फोर्स निकालेंगे, फोर्स फ्रॉम कूलाम लॉ के इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे जैसे हम 0 रखेंगे के की वैल्यू, बाद में हमें ये सब रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इसमें जो भी है Q1 अपॉन Q2 अपॉन R²। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, के की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जैसे हमारा पूरा मान क्या हो जाएगा 0। यानी अगर दो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है वो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से कुछ भी दूरी पर रखे हों, इन पर चार्ज कुछ भी हो, अगर इनके बीच का मीडियम क्या है, मेटल है, अगर ये मेटल के मीडियम में रखे हुए हैं तो इनके ऊपर ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, 0 फोर्स लगाएंगे। यानी ये दोनों एक दूसरे की वजह से स्टेबल रहेंगे, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, ना तो ये इसको रिपल कर सकते हैं, ना इसको ये अट्रैक्ट कर सकती है। समझ में, तो ये बात इस क्वेश्चन को देने का मतलब यही है। अगर ये वैक्यूम है तब हम के की वैल्यू कितना रखेंगे, 9 इंटू 10⁻�9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से कि व्हेन टू चार्ज बॉडी हैविंग चार्ज 2 माइक्रो कूलाम एंड 3 माइक्रो कूलाम प्लेस्ड 4 मीटर अपार्ट देन। यानी हमारे पास क्या है कि पहला चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलाम, Q2 इज इक्वल टू Q1 जो है वो 2 माइक्रो कूलाम है, 2 माइक्रो कूलाम। इस माइक्रो कूलाम को हम ये SI यूनिट में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम आ जाएगा, और एंड Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलाम। इसको जब हम SI यूनिट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ये क्या हो गया हमारे पास, Q1 एंड Q2 जो 2 चार्ज स्फीयर बॉडी हैं उनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया चार्ज का, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। द फोर्स इन बिटवीन देम इज 13.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कितना है, 13.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन एट सेम प्रोडक्ट ऑफ चार्ज व्हेन डिस्टेंस रिड्यूस 2 मीटर देन फाइंड न्यू फोर्स। यानी अगर यही चार्ज है, चार्ज का प्रोडक्ट यानी यही चार्ज क्या हो जाए कि पहले इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वाले में जो बात कही जा रही है वो कुछ इस तरीके से कही जा रही है कि हमारे पास जो 2 चार्ज हैं, Q1 है हमारे पास 2 माइक्रो कूलाम और Q2 कितना है, 3 माइक्रो कूलाम, एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच का मीडियम नहीं दिया गया है, इसलिए हम मीडियम को क्या मानेंगे, वैक्यूम। और वैक्यूम में के की वैल्यू आप जानते ही हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर वैक्यूम रखा। ये इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 मीटर है, एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका मान कितना है, 13.5 इंटू 10⁻³
3 न्यूटन है। अब क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में यही बात क्या कह रही है कि अगर यही दो चार्ज जिनके बीच में क्या है चार्ज यही है, यही दो चार्ज क्या हैं एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर अब रख दिए गए। पहले कितनी दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर रखे हुए थे, अब इन्हीं चार्ज को के बीच का डिस्टेंस घटा के 4 मीटर से 2 मीटर की दूरी पर रख दिया गया। चार्ज की वैल्यू वही है, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू क्या है 3 माइक्रोकूलम। तब अब बताइए कि इसके बीच में क्या है फोर्स कितना लग रहा है। रेड्यूस देन फाइंड न्यू फोर्स, न्यू फोर्स पता कीजिए एंड ओल्ड फोर्स का रेशियो बताइए। इसमें अब हमारे जो फाइनल क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे पास न्यू फोर्स है, मान के चलिए न्यू फोर्स एफ डैश है और नया जो डिस्टेंस है वो आर डैश है, तो नया डिस्टेंस नया फोर्स बताइए और पुराना फोर्स जो है नया और पुराना दोनों जो फोर्स है उस फोर्स का रेशियो क्या होगा। इन दोनों फोर्सों का रेशियो, तो सबसे पहले हम न्यू फोर्स को फाइंड कर लेते हैं। जब न्यू फोर्स हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, पहला प्रोडक्ट ऑफ चार्ज दोनों के लिए सेम है। केस 1 में क्या है कि R जो है वो 4 मीटर है और केस 2 में क्या है हमारे पास R डैश मान लेते हैं, ये R है तो R डैश कितना हो गया 2 मीटर हो गया। अब कूलाम का ला क्या कहता है, कूलाम ला जो है वो ये कहता है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो पहले वाले केस के लिए हो गया, इस वाले केस के लिए हो गया। इसमें K का मान क्या हो जाएगा वैक्यूम का हो जाएगा, Q1 Q2 ये हो जाएगा। अब दूसरे वाले में भी हम कूलाम ला लगाएंगे, इस वाले सिचुएशन में भी हम कूलाम ला लगाएंगे। तो देखिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R डैश का स्क्वायर हो जाएगा और ये F डैश हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। तो दूसरे इक्वेशन को क्या करेंगे हम पहले इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए F डैश इज इक्वल टू F डैश अपान F कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा K Q1 Q2 अपान F डैश है तो यहाँ पे R डैश हो जाएगा, R डैश का पावर हो जाएगा अपान नीचे क्या हो जाएगा F का पूरा वैल्यू रख दी जाएगी, ये वाली K हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये वाली इस वाले से कट जाएगी, हमारे पास बचा क्या फाइनल रूप में F डैश F अपान इज इक्वल टू ये ऊपर पूरा कट गया तो हमारे पास कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 अपान ये R डैश है तो R डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे नीचे ये कट गया पूरा तो ये 1 हो जाएगा। ये करने का तरीका होता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जिनको नहीं पता वो थोड़ी सी कोशिश करें कहीं से मतलब यूट्यूब वगैरह से, या हम फिर जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा। तो 1 अपान R डैश का स्क्वायर हो गया, 1 अपान यहाँ पे R है तो R का स्क्वायर हो जाएगा। अब होता क्या है कि नीचे वाला नीचे में मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर वाला ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर वाला ऊपर चला जाता है, नीचे वाला नीचे ही रह जाता है। तो F डैश अपान F इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये देखिए ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो R स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला नीचे चला आएगा तो R डैश स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम मतलब होल स्क्वायर कर दें तो कोई मतलब गड़बड़ी नहीं होगी। तो देखिए R अपान R डैश क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। तो F डैश अपान F बराबर हो गया R अपान R डैश स्क्वायर। इस टर्म में हम लेके चले आए हैं इसको। अब ये टर्म क्या होगा हमें, क्योंकि पता है R का मान पहले पता है और बाद में वाले भी R का मान पता है, तो दोनों R का मान पता है, तो हम क्या करेंगे इजीली अब इसका मान रख के और F डैश का क्या कर लेंगे अपनी देखिए हम F डैश अपान F इज इक्वल टू R अपान R डैश का स्क्वायर निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे R की वैल्यू रख देंगे। तो R की वैल्यू हमें पहले पता थी 4 मीटर, बाद में क्या हो गई थी R डैश 2 मीटर हो गया था। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो 4 कितने से कट जाएगा 2 से कट जाएगा। अब देखिए F डैश क्या हो जाएगा F डैश अपान F इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या 2/1 हो जाएगा, 2 अपान 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 4 अपान 1 कर सकते हैं, है ना। तो F डैश अपान का रेशियो F डैश इंटू F क्या हो जाएगा 4 इंटू